हम लोग क्लास 10 के भूगोल का स्टडी कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए, जिसमें संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ना था। उसमें अलग अलग प्रकार के संसाधन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जिसमें आज हम लोग शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। उसको ऊर्जा भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा और शक्ति में थोड़ा सा अंतर होता है। शक्ति मतलब होता है कि देखो, ऊर्जा मतलब कोई काम, कोई 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 भी व्यक्ति हो, कुछ काम कर रहा है, ठीक है, तो वो अपना क्या कर रहा है, ऊर्जा व्यक्त कर रहा है। लेकिन शक्ति क्या होता है, कितना कम टाइम में, वो टाइम पर डिपेंड कर देता है। अगर कम टाइम में ज़्यादा काम कर रहा है मतलब उसके पास शक्ति ज़्यादा है, ठीक है। और जो ज़्यादा टाइम लेकर कोई काम कर रहा है उसके पास शक्ति कम है, ठीक है। तो शक्ति बहुत प्रकार का होता है। अब शक्ति हम लोग एक संसाधन की तरह कैसे यूज होता है, तो अगर पहले का बात करें तो पहले तो लोग शक्ति, अपना शरीर का शक्ति यूज करते थे कोई भी काम करने के लिए, या पशुओं का यूज करते थे। मान लो कि एक जगह से दूसरे जगह सामान ले जाना है, ठीक है, तो उसमें बहुत दूर तक ले जाना है, तो लोग पहले क्या करते थे, पशु का यूज करते थे। तो पशु का शक्ति का यूज करते थे, तो वो एक साधन के द्वारा यूज होता था। चाहे हम लोग खुद अपने से कोई काम करते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक प्रकार का शक्ति हुआ, जो अपना शक्ति उपयोग करके काम कर रहे हैं। मतलब हम लोग अपना एक शक्ति संसाधन यूज कर रहे हैं। तो उसी शक्ति के संसाधन के बारे में पढ़ना है। लेकिन आज के डेट में बहुत सारा अलग अलग प्रकार का शक्ति संसाधन आ चुका है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है शक्ति संसाधन का प्रकार, ठीक है। अलग अलग तरह से, जैसे कि यहाँ पर उपयोग स्तर पे के आधार पर शक्ति का दो प्रकार होता है। पहले यहाँ बताया सतत शक्ति और दूसरा समापनीय शक्ति। मतलब समापनीय मतलब क्या है, जो खत्म हो जाने वाला है, एक बार उपयोग किए उसको खत्म हो सकता है। सतत शक्ति मतलब जो खत्म होने वाला नहीं है, बार बार नवीकरणीय होते रहता है, बनते रहता है। अब इसमें जो भूमिगत ऊष्मा, जैसे भूमिगत ऊष्मा हो गया, पवन हो गया, प्रवाहित जल आदि, ये सब क्या है, सतत शक्ति है। मतलब ये खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर बात करेंगे पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का, तो ये सब क्या है, चाहे विखंडनीय तत्व, ये क्या है, समापनीय शक्ति है। मतलब इसका स्रोत खत्म हो सकता है, ठीक है। अब उपयोगिता के आधार पर ऊर्जा दो प्रकार का होता है। सबसे पहला प्राथमिक ऊर्जा होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आता है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। दूसरा होता है रेडियो धार्मिक खनिज, ठीक है। दूसरा कौन सा ऊर्जा होता है, रेडियो धार्मिक खनिज। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, इसके अंतर्गत आता है विद्युत, जो विद्युत का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब ये इसको रेडियो धार्मिक, इसको पहला प्राथमिक ऊर्जा क्यों बोला गया है, इसलिए कि जो रेडियो धार्मिक खनिज होता है, जो ये जो शक्ति है, ऊर्जा है, ये कहाँ से मिलता है, जो पहला वाला ऊर्जा है, मतलब कोयला पेट्रोलियम की यूज करके हम लोग रेडियो धार्मिक खनिज का उत्पादन करते हैं, इसीलिए इसको प्राथमिक ऊर्जा बोला गया है। अब देखो, ये सब कोयला क्या है, पेट्रोलियम क्या है, प्राकृतिक गैस क्या है, इसको अभी आगे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं स्रोत के स्थिति के आधार पर। स्रोत के स्थिति के आधार पे शक्ति का भी दो प्रकार होता है। कौन कौन सा, तो पहला क्षयशील शक्ति। अब क्षयशील शक्ति क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग पहले भी जानते हैं कि क्षयशील मतलब वो होता है जो मानव के द्वारा यूज किया जाता है। वैसा शक्ति जो मानव के द्वारा बनाया गया है, वैसा शक्ति संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग क्षयशील शक्ति संसाधन कहते हैं, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा आणविक खनिज आदि। दूसरा क्या है, सॉरी, क्षयशील शक्ति का मतलब हो गया कि जो प्राकृतिक से मिलता है, ठीक है। पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, आणविक खनिज, ये सब क्या है, प्राकृतिक से मिलता है, तो इसलिए हम लोग इसको क्षयशील शक्ति बोलते हैं। आज क्षयशील शक्ति किसको बोलते हैं, जो हम लोग बनाए हैं, प्रवाही जल, पवन, लहरें, सौर शक्ति, ये सब अब क्या है, ये सब एग्जाम्पल में भी दे रहा है, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ना है आगे। अब एक संरचनात्मक के गुणों के आधार पर शक्ति का दो स्रोत होता है। कौन कौन सा, जैविक ऊर्जा और अजैविक ऊर्जा। अब जैविक ऊर्जा वैसा ऊर्जा जो सजीव चीजों से बना हुआ है, जो सजीव चीजों से बना हुआ है उसको हम लोग जैविक ऊर्जा बोलेंगे। अजैविक किसको बोलेंगे, जो निर्जीव चीजों से बना हुआ। जैसे मानव एवं प्राणी शक्ति को जैविक शक्ति कहते हैं, लेकिन जल शक्ति, पवन शक्ति, ये सब क्या है,
अजैविक शक्ति है। ठीक है, शक्ति के स्रोतों के समय के आधार पर भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक शक्ति। पहला होता है पारंपरिक शक्ति और दूसरा गैर पारंपरिक शक्ति। अब दोनों होता क्या है? तो पारंपरिक शक्ति उसको बोलते हैं जो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है? पारंपरिक शक्ति है, जो कि एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, मतलब समय के साथ ये खत्म हो जाएगा। लेकिन गैर पारंपरिक वैसा शक्ति है जो समय के साथ खत्म नहीं हो सकता, जैसे सूर्य, पवन, हवा का भी खत्म हो गए, ज्वार, परमाणु ऊर्जा, ये सब समय के साथ खत्म नहीं हो सकता है। तो इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं? गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो समय के आधार पर दो प्रकार का होता है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक शक्ति संसाधन। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पारंपरिक ऊर्जा के बारे में। ठीक है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले जानकारी लेंगे। तो पारंपरिक में हम लोग देखे थे क्या क्या आता है? कोयला, जो ऐसा ऊर्जा, ऐसा शक्ति जो कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कि ये ऐसा नहीं होता कि तुरंत बन जाता है। इस सबको कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सबको बनने में लाखों वर्षों वर्ष लग जाता है। जमीन के अंदर से निकलता है, खोद कर, तो ये सबको बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पारंपरिक ऊर्जा। मतलब ये, इसका स्रोत हमेशा नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। या खनिज ईंधन, ये सबको हम लोग, ये सब जितना प्रकार हम लोग पढ़े, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाने जाते हैं। पारंपरिक शक्ति संसाधन ये समाप्त संसाधन है, मतलब खत्म होने वाला है, ये खत्म हो जाएगा कुछ समय के बाद। अब आते हैं इसमें सबसे पहले कोयला के बारे में जानेंगे। पर कोयला के बारे में दिया हुआ, कोयला शक्ति और ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जनवरी 2008 तक कोयला क्या होता है सबको पता है, खदानों से खोद कर निकाला जाता है, जो ब्लैक कलर का होता है, जिससे हम लोग जलाकर उसका ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जनवरी 2008 तक भारत में 1200 मीटर की गहराई तक पाए जाने वाले कोयले का कुल अनुमानित भंडार कितना था? 26,454 करोड़ टन आका गया था। मतलब इतना बताया गया था। कब? 2008 में। 2007 से 2008 में कोयले का कुल उत्पादन कितना किया जा रहा था? मतलब इतना हम लोग के पास भंडार था। भंडार मतलब क्या? कि यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पर इतना कोयला हम लोग कंट्री में मौजूद है, यहाँ से खोद कर निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ कारण से हम लोग वहाँ पे खुदाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम लोग कोयला नहीं निकाल पाते। और उत्पादन मतलब हम लोग कितना बना रहे, कोयला निकाल कर हम लोग कितना बना रहे, उसको हम लोग उत्पादन बोलते हैं। ठीक है, मान लो जमीन के अंदर, कहने का मतलब भंडार मतलब क्या? जमीन के अंदर हम लोग के पास लगभग 26,454 करोड़ कोयला पाया जाता है हाई हम लोग कंट्री में, लेकिन उत्पादन मतलब हम लोग उसको इतना ही यूज में ला पाते, इतना ही निकाल पाते हैं। ठीक है, 4,456.373 मिलियन टन ही हम लोग उसका उत्पादन कर पाते हैं, उसको हम लोग जमीन से बाहर निकाल पाते हैं। ठीक है, भूमिगत दृष्टि से भारत में समस्त कोयला भंडार दो प्रकार के होता है। अब भूमिगत दृष्टि से कोयला का हम लोग दो प्रकार का भंडार बनाए हुए हैं। पहला भंडार है गोंडवाना समूह। ठीक है, जमीन की स्थिति से, ठीक है, जो भूमि है उसके हिसाब से कोयले को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, एक है गोंडवाना समूह। अब इसके अंतर्गत क्या आता है? इस समूह के अंतर्गत भारत में 96% कोयले का भंडार है। इसके अंतर्गत 96% कोयले का भंडार है तथा कुल उत्पादन के 99% इसी भाग में है। ठीक है, इसी समूह में। तो कोयले का निर्माण लगभग कितना? 20 करोड़ वर्ष पूर्व में हुआ था। मतलब 20 करोड़ वर्ष पूर्व में ही कोयले का निर्माण हो गया था। गोंडवाना कोयले क्षेत्र मुख्यतः 4 नदियों में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के 4 नदियों में कौन सा कोयला गोंडवाना समूह के कोयला पाया जाता है। ठीक है, पहला नदी है दामोदर घाटी, सोन घाटी, महानदी घाटी, वर्धा, गोदावरी घाटी। ठीक है, ये 4 नदी के मुख्य 4 नदियों में पाए जाते हैं।
दूसरा है टर्शियरी समूह। गोंडवाना समूह के बाद टर्शियरी समूह के कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ पर कितना 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व ये पुराना है। कितना 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है, मतलब बहुत पुराना है। टर्शियरी कोयला मुख्यतः कहाँ पे मिलता है? असम में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड नागालैंड। ठीक है, यदि हम लोग देख सकते हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ये सब कहाँ पे पाया जाता है? तो हम लोग यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं। ये भारत का मैप है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे भारत के मैप में, इधर वाला पार्ट है, यहाँ पर असम है। ठीक है, नागालैंड है, मेघालय, ये सब इस पार्ट में आता है भारत के। ठीक है, तो यहाँ पे पाया जाता है। अब कोयले का वर्गीकरण। कोयले का मात्रा के आधार पर, आप यहाँ पर दे रखा है, कोयले का वर्गीकरण किया जा रहा है कोयले की मात्रा के आधार पर। कोयले का 4 वर्गों में रखा गया है। मात्रा के आधार पर मतलब कितना अमाउंट में मिलता है। ठीक है, इसका है एंथ्रेसाइट। ठीक है, एंथ्रेसाइट यह सर्वोच्च कोटि का कोयला है, मतलब ये सबसे ऊंचे कोटि का कोयला है, महत्वपूर्ण। ठीक है, जिसमें कार्बन की मात्रा 90% होता है। अब देखो, जिसमें ज़्यादा कार्बन की मात्रा होगा वो कोयला बहुत अच्छा होगा। क्यों होगा? तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से उससे धुआं क्या होता है? बहुत कम मात्रा में बाहर निकलता है। अब वैसा कोयला जो जलाने पर क्या हो, धुआं उसमें से बहुत कम मात्रा में निकले। ठीक है, तो कब होगा? उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगा। तो वो किस में पाया जाता है? एंथ्रासाइड में। ठीक है, एंथ्रासाइड में। इसमें क्या होता है? अत्यधिक उष्मा मतलब हीट ज़्यादा देगा लेकिन धुआं कम निकलेगा। ठीक है, अब दूसरा है बिटुमिनस में कितना कार्बन होता है? 70 से 90% की मात्रा में कार्बन पाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग परिकृष्ट करके मतलब इसको शुद्ध करके कोगिंग कोयला बनाया जाता है। इसको शुद्ध करके कौन सा कोयला बनाया जाता है? तो कोगिंग कोयला बनाया जाता है। ठीक है, भारत का अधिकतर कोयला इस श्रेणी में आता है। भारत में जो कोयला मिलता है कौन सा ज़्यादा श्रेणी में आता है? तो बिटुमिनस श्रेणी में आता है। ठीक है, अब इसमें ये भी याद रखना है कितना प्रतिशत कार्बन की मात्रा होता है। अब तीसरा है लिग्नाइट। ठीक है, तो लिग्नाइट में सबसे पहले ये क्या है? निम्न कोटि का कोयला है, मतलब ये ज़्यादा मतलब बहुत फालतू में, मतलब निम्न कोटि मतलब का ये इसका अच्छा इस्तेमाल नहीं होता है। जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होता है? 30 से 70% के बीच में रहता है। उष्मा तथा अधिक धुआं देता है। उष्मा कम देता है और धुआं अधिक देता है। लेकिन जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है उसमें क्या होता है? धुआं कम देता है और उष्मा ज़्यादा देता है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। अब 4 नंबर में पीट। इसमें कार्बन की मात्रा 30% से कम पाया जाता है। ये पूर्व के दलदली भागों में पाया जाता है। ये पूर्व के दलदली भागों में पाया जाता है। तो अगर भारत का नक्शा देखेंगे तो पूरब किधर होगा? इधर वाला दलदली पार्ट, मतलब क्या? इस साइड वाला पार्ट को हम लोग दलदली पार्ट बोलेंगे। उसके बाद है गोंडवाना समूह का कोयला का क्षेत्र। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे गोंडवाना समूह के कोयले का क्षेत्र है, मतलब कहाँ कहाँ पे कितना पाया जाता है। तो सबसे पहले इसमें उत्पादन देख लेते हैं कोयले का। तो 2005 से 2006 में कितना था? 407 बिलियन टन। 2006 से 2007 में 431 बिलियन टन। 2007 से 2008 में 456 बिलियन टन पाया गया था। सबसे पहले इसमें झारखंड में पढ़ेंगे। गोंडवाना समूह कहाँ पे मिलता है? झारखंड में मिलता है। तो बहुत सारे राज्य में मिलता है लेकिन इसमें पहले सबसे पहले झारखंड में पढ़ना है। ठीक है, तो कोयले का भंडार एवं उत्पादन की दृष्टि से झारखंड क्या है? सबसे पहला स्थान है। अब सबसे बड़ा चीज याद रखना है, झारखंड में क्या है? कोयले का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है, उसमें भंडार भी ज्यादा है। मतलब वहाँ पे
जमीन के अंदर कोयला ज़्यादा मात्रा में भी है, वहाँ पर उत्पादन भी ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा दिया है देश का 30% से अधिक 30% से अधिक कोयले का सुरक्षित भंडार है। यहाँ 30% से अधिक कोयले का सुरक्षित भंडार है। उत्पादन कितना करता है झारखंड? तक 23% से अधिक उत्पादन करता है। ठीक है, अभी यहाँ पर झारखंड का कुछ जगह का नाम दिया है जहाँ पे कोयला का खनिज है। खड़िया, बोकारी, सॉरी बोकारा, बोकारो, यहाँ पर बोकारो है, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, कानपुरा, रामगढ़, ये सब क्या है? कहाँ का? झारखंड के जगह का नाम है। ठीक है, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। पश्चिमी बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र का मुख्य भाग इसी राज्य में पड़ता है। पश्चिमी बंगाल का रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है इसी राज्य में पड़ जाता है। ठीक है, अब आप लोगों का काम क्या है कि झारखंड को मैप में देखे एक बार। ठीक है, कहाँ पे है। अब आते हैं यहाँ पर धातु उपयोग में, धातु उद्योग में उपयोग किए जाने वाला कोयला इन्हीं दामोदर घाटी क्षेत्र से ही प्राप्त किया जाता है। जो धातु में कोयला का उपयोग किया जाता है वो कहाँ से मिलता है? इन्हीं दामोदर घाटी क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। लोहा इस्पात कारखाने को अधिकतर कोल भी इन्हीं क्षेत्रों में प्राप्त होता है। जैसे कि लोहा इस्पात के जो कारखाने होते हैं उसमें भी क्या होता है? कोयला के जरूरत होता है, तो इस झारखंड से ही प्राप्त होता है। इस कोयले क्षेत्र का महत्व अब घटते जा रहा है। 1970 में इस क्षेत्र में कितना 47% कोयले का उत्पादन हुआ, जबकि 2004 और 2005 का बात करेंगे तो ये घटकर 23% आ गया। में भारत का नक्शा दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है? भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र। तो अब यहाँ पर जितना देख सकते हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये सब भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इतना ये सब ब्लैक ब्लैक यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है, ये सब क्या है? भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्र है। तो देख सकते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पे है। ये सब कौन सा है? यहाँ पर बिहार, झारखंड पड़ेगा, बिहार पड़ जाएगा, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बहुत आया, छत्तीसगढ़ में आएगा, इधर भी कुछ कुछ है, असम में, नागालैंड में। अब है छत्तीसगढ़। हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी कोयले का भंडार बहुत ज़्यादा मात्रा में है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ का बात करेंगे तो भंडार के दृष्टि से बात करेंगे तो राज्य का तीसरा स्थान है। भंडार के दृष्टि से अगर छत्तीसगढ़ को बात करेंगे तो राज्य का तीसरा स्थान है, लेकिन उत्पादन के दृष्टि से बात करेंगे तो ये छत्तीसगढ़ का दूसरा स्थान है। राज्य में दूसरा स्थान है उत्पादन के दृष्टि से, और भंडार के दृष्टि से तीसरा स्थान है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर 15% सुरक्षित भंडार है। यहाँ पर कितना? 15% सुरक्षित भंडार है, ना कि उत्पादन है। ठीक है, और उत्पादन कितना है? 16% का उत्पादन यहाँ पे होता है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में मुख्य कोयले क्षेत्र चिरी मिरी, कुर्सिया, विश्रामपुर, ये सब जगह है जो छत्तीसगढ़ का है। यहाँ पे कोयला का उत्पादन होता है। सोनहाट, लखनपुर आदि। ठीक है, दसों अरंड, कोरबा एवं मौड़, रायगढ़, दक्षिणी छत्तीसगढ़ कोयले का क्षेत्र है। तो ये सब जगह का नाम दिया हुआ है। अब आते हैं उड़ीसा। तो उड़ीसा चौथा स्थान पर है। किसका दृष्टि से? भंडार के दृष्टि से। अगर भंडार का बात करेंगे तो उड़ीसा कोयले का चौथा स्थान है। ठीक है, ये राज्य का चौथा, वो एक चौथाई पार्ट कोयले का भंडार है। कहाँ पे? उड़ीसा में। 1/4 भाग मतलब 1/4 भाग उड़ीसा में भंडार है कोयले का। उत्पादन कितना करता है? ज़्यादा नहीं करता, ये 16.6% ही उत्पादन कर पाता है। तालचर में कोयले का, तालचर उड़ीसा के जगह का नाम है जिसमें कोयले का विशाल भंडार है, पर यह उच्च कोटि के न होने के कारण, देखो कोयले का तो यहाँ पर तालचट का एक जगह का नाम बात करेंगे उड़ीसा में है, तो यहाँ पर कोयले का भंडार है, लेकिन वो उच्च कोटि का न होने के कारण क्या होता है? भाप एवं गैस बनाने में काम में आता है। अब इसको हम लोग नॉर्मली यूज कर लेते हैं, भाप और गैस बनाने में इसको काम में ला लेते हैं। ठीक है,
अब महाराष्ट्र का बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में 3% कोयले सुरक्षित है, मतलब सुरक्षित करके रखा हुआ है। कितना? 3% कोयला। उत्पादन कितना करता है महाराष्ट्र? तो 9% से अधिक उत्पादन करता है महाराष्ट्र। ठीक है, कोयले का उत्पादन महाराष्ट्र कितना करेगा? तो 9% से अधिक। इस राज्य में अधिकतर कोयला क्या होता है? चंदा वर्मा कंपटी, कंपटो लिखा हुआ कंपटी है, तथा बंदेर से प्राप्त किया जाता है। ये जगह का नाम है कहाँ? महाराष्ट्र का। अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 7% कोयले का भंडार है। भंडार कितना है मध्य प्रदेश में? तो 7% कोयले का भंडार है, क्योंकि अधिकांश कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में चला गया। अधिकांश कोयला क्षेत्र कहाँ पे? ऊपर जो छत्तीसगढ़ पड़े थे वहां पे चला गया, इसलिए छत्तीसगढ़ क्या है? मध्य प्रदेश के बगल में ही है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, इधर इधर ही सटा हुआ इससे मध्य प्रदेश है। यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे मध्य प्रदेश है। अब जगह कुछ मध्य प्रदेश जगह का नाम दिया हुआ है जहाँ पे कोयला का उत्पादन किया जाता है। सिंगलौरी, रौली, सोनागपुर, सोहागपुर, जोहिल्ला, ठीक है, उमरिया, ये सब जगह का नाम है जहाँ पे मध्य प्रदेश में कोयले का उत्पादन किया जाता है। दूसरा कोयला उत्पादन सतपुरा क्षेत्र का पेंच, कन्हन, पत, खेरा एवं मोहपानी में होता है। अब पश्चिम बंगाल का बात कर लेते हैं। तो यह राज्य सुरक्षित भंडार के दृष्टि से देश का चौथा राज्य है। अगर भंडार के दृष्टि से देखा जाए, ठीक है, तो इसका चौथा स्थान है। उत्पादन में 7वें स्थान पर है पश्चिम बंगाल। जो उत्पादन करता है, उत्पादन बहुत कम कर पाता है। भंडार तो है लेकिन उत्पादन बहुत कम कर पाता है, इसलिए इसका 7वां स्थान है उत्पादन में। रानीगंज के सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। रानीगंज जो हम लोग पढ़े थे, जो कि झारखंड में भी पड़ जाता है, दोनों में आ जाता है। रानीगंज का जो महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में भी और झारखंड में, जिसका मुख्य भाग झारखंड में पड़ गया है। हम लोग पहले पढ़े थे, जो रानीगंज है वो झारखंड में मुख्य भाग पड़ गया है। कुछ कोयला दार्जिलिंग में भी पैदा किया जाता है। दार्जिलिंग कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का ही जगह है, जो कि एक घूमने वाला प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है, मतलब अच्छा प्लेस है, वहाँ पे जाकर घूम सकते हैं। भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र, यहाँ पर भारत का प्रमुख कोयला क्षेत्र के बारे में दिखाया गया है, जो यहाँ ब्लैक ब्लैक कलर से करके दिखाया गया है। ठीक है, ये सब कोयला क्षेत्र है भारत के प्रमुख। यहाँ पर टर्शियरी कोयला क्षेत्र दिया हुआ है। टर्शियरी युग में बना कोयला नया एवं घटिया किस्म का होता है। टर्शियरी युग में जो कोयला बनता है क्या होता है? नया एवं घटिया किस्म का, मतलब बहुत खराब होता है। यह कोयला मेघालय कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो मेघालय में दार्गिरी, चेरापूंजी, तेलुगु, लोंगडिंग क्षेत्र में निकाला जाता है। ऊपरी असम में कहाँ पे? मकुर, जयपुर, नजीरा आदि कोयले का क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में भी होता है। ये सब क्या सा पूर्वी राष्ट्र है, ठीक है, पूर्वी राज्य है। मानचित्र और नामरूख कोयला क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर में भी कालाकोट से कोयला निकाला जाता है। यहाँ पर मैप भी दिया हुआ है। ये सब क्षेत्र में असम में, ठीक है, जयपुर, असम में जयपुर दिया हुआ था बहुत जगह। और जम्मू कश्मीर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर वाला पार्ट को जम्मू कश्मीर बोलते हैं, वहाँ भी कोयला का खदान है। यहाँ पर दिया परंपरागत ऊर्जा स्रोत। यहाँ पर जितना भी परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वहाँ जगह दिखाया हुआ मैप पूरा क्या बोलते हैं, क्लीन नहीं है। अब यहाँ पर दिया हुआ है लिग्नाइट कोयला क्षेत्र। यह एक निम्न कोटि का कोयला क्षेत्र होता है। तो लिग्नाइट के बारे में पढ़े थे कि क्या होता है, एक निम्न कोटि का कोयला क्षेत्र होता है। इनमें नमी ज़्यादा तथा कार्बन कम होता है। क्या होता है? नमी ज़्यादा होता है और कार्बन की मात्रा कम रहता है, अतः धुआं अधिक देता है। अब कार्बन की मात्रा कम है तो क्या होगा? धुआं अधिक देगा।
लिग्नाइट कोयले का भंडार मुख्य रूप से कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, लिग्नाइट वेसिन में पाया जाता है। तमिलनाडु के जो वेसिन किसको बोलते हैं? जहाँ पे नदी जाकर मिलता है उसी को हम लोग वेसिन बोलते हैं। यहाँ देश के 94% लिग्नाइट कोयले का सुरक्षित भंडार है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। यहाँ नेवली नेवली लिखा हुआ लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक मतलब कंपनी का नाम लिख रहा है। नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कोयले खनन करती है, कोयले खनन का काम करता है, खोदने का। कोयले राजस्थान, गुजरात एवं जम्मू एवं कश्मीर में भी पाया जाता है। कौन सा? लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला। अब पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। कोयले के बारे में तो पढ़ लिए। तो पेट्रोलियम शक्ति समस्त संसाधनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप उपयोगी है, उपयोगी संसाधन है। पेट्रोलियम का हम लोग आजकल यूज बहुत चीज़ों में करते हैं। पेट्रोलियम का अस्तित्व का कायम नहीं रह सकता, मतलब बिना अगर पेट्रोलियम नहीं रहता तो कोई भी राज्य अब तक डेवलप नहीं करता। पेट्रोलियम शक्ति का स्रोत साथ साथ अनेक उद्योगों का कच्चा माल भी है। इसमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं पाए जाते हैं। पेट्रोलियम में क्या क्या मिलता है? तो गैसोलीन होता है, डीजल होता है, ये सब बनाया जाता है। पेट्रोलियम एक निकाला जाता है, ठीक है, कच्चा माल की तरह, और उसको गैसोलीन बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, किरासन तेल बनाया जाता है, स्नेह कीटनाशक दवा बनाया जाता है, बहुत प्रकार की चीज़ बनाया जाता है। पेट्रोल भी पेट्रोलियम से ही बनता है, साबुन, कृत्रिम रेशा, ठीक है, प्लास्टिक आदि बहुत सारा चीज़ बनाया जाता है। तो ये सब बनाने के लिए पेट्रोलियम की जरूरत है, इसलिए पेट्रोलियम संसाधन एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है हम लोगों के लिए। ठीक है, भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के कुल भंडार कितना है? 17 अरब टन है। किसके अनुसार? भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार 17 टन भारत में पेट्रोलियम, 17 अरब टन भारत में पेट्रोलियम गैस का उत्पादन है। ठीक है, अनुसार इतना है। अब भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम उत्पादन करता है। भारत का अगर बात करेंगे तो विश्व में मान लो कि 100% है, तो विश्व के हिसाब से सिर्फ 1% भारत में पेट्रोलियम मिलता है। दैट मीन पेट्रोलियम आता क्या है भारत में? तो ये क्या करता है? निर्यात करता है, आयात करता है, सॉरी आयात करता है, मतलब दूसरे कंट्री से मंगाता है, ठीक है, खरीदता है। तो भारत में प्रथम 1866 में ऊपरी असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए। सबसे पहले तेल के कुएं कहाँ पे खोदे गए थे? तो असम घाटी, ठीक है, असम एक राज्य है जहाँ पे असम घाटी में तेल के कुएं खोदे गए थे। फिर दूसरा बार कहाँ पे मिला? 1890 में डिंगबोडी, यहाँ पर दिख नहीं रहा है शायद, डिंगबोडी क्षेत्र लिखा हुआ है जहाँ पर तेल मिल गया था, तो ये दूसरा जगह है। फिर 1959 में मिला, कहाँ पे? खंभात के तेल क्षेत्र में खोज हुई, ठीक है। फिर 1975 में भी मुंबई हाई में तेल का पता चला। तो यहाँ पर हम एक लाइन बाय लाइन दिया हुआ, सबसे पहले कब मिला था, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, सबसे पहले कब मिला था और कहाँ मिला था। तो सबसे पहले पेट्रोलियम कहाँ पे मिला था? तो 1800 पहले असम घाटी में मिला था, और कब मिला था? तो 1866 ईस्वी में, ठीक है। भारत में क्या हुआ? धीरे धीरे पेट्रोलियम के उत्पादन में वृद्धि होने लगी, धीरे धीरे मिलने लगा। तेल क्षेत्रों का वितरण अब कहाँ कहाँ भारत में फैला हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में मुख्यतः 5 तेल उत्पादन क्षेत्र बनाया गया है। कौन कौन सा? सबसे पहले उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र किसको बोलेंगे? जैसे अगर यहाँ भारत का नक्शा देखेंगे, ये है, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र किसको बोलते हैं? पहले उत्तर किधर होता है? उत्तर ऊपर की तरफ, उत्तरी पूरब किधर होता है? इधर। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र हो गया? ये वाला क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं कि वहाँ पे कहाँ पे मिला था तेल, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके, सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ कब मिला था? 1866 ईस्वी में खुदाई शुरू की गई थी। लगभग एक शताब्दी तक भारत का एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। एक शताब्दी मतलब क्या? 100 साल, मतलब 100 साल तक एक ही उत्पादक क्षेत्र था जहाँ पर तेल मिलता था, ठीक है। ऊपरी असम घाटी में, ठीक है, उसका ऊपरी असम घाटी में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि के विशाल क्षेत्र
इसके अंतर्गत आते थे, इसी के अंतर्गत आते थे। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उत्पादक डिगबोई, नहर कटिया, मोरान, रुद्रसागर आदि है। मतलब ये क्षेत्र का जगह का नाम दिया हुआ है असम का। अरुणाचल प्रदेश का निगरू, नागालैंड, बोरहल्ला तेल क्षेत्र उल्लेखनीय है। अब अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ जगह का नाम दिया हुआ है जहाँ पे तेल क्षेत्र उल्लेखनीय है बताया जाता है। ठीक है, अब गुजरात का बात कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरा गुजरात क्षेत्र। यह क्षेत्र खंभात के बेसिन, कहाँ पे है? खंभात के बेसिन तथा गुजरात के मैदान में विस्तृत है। यहाँ पहली बार कब मिला था? 1958 में तेल का पता चला था। गुजरात क्षेत्र में पहली बार 1958 में तेल क्षेत्र का पता चला था। इसके मुख्य उत्पादक अंकलेश्वर, कलौल, नौगांव, कोसंबा, मेहसाना आदि ये सब जगह का नाम है। कहाँ का? गुजरात का, जहाँ पे तेल उत्पादन हुआ, तेल मतलब वहाँ पे मिला। मुंबई हाई क्षेत्र, और तीसरा में कहा मुंबई हाई क्षेत्र में मिला। यह मुंबई तट, मुंबई के तट मतलब मुंबई का हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इधर है मुंबई। ठीक है, मुंबई ये सब क्या है? समुद्र है। समुद्र के किनारे को हम लोग क्या बोलते हैं? मुंबई तट बोलते हैं। तो यहाँ पर तेल मिला था। 1976 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी पश्चिमी दिशा में अरब सागर किसको बोलते हैं? अरब सागर, जो ये वाला सागर है, ये वाला जो समुद्र है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिखा भी है अरब सागर। अरब सागर में पाया गया था। उत्पादन अंकलेश्वर, कलोल, नौगांव, अब कुछ जगह का नाम दिया हुआ है, सॉरी नीचे में था ना, अरब सागर। 1975 में तेल खोजने का कार्य शुरू हुआ था। वहाँ पे 1975 में शुरू हुआ था तेल खोजने का कार्य। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक मंच बनाया गया था। एक सागर सम्राट बनाया गया था, समुद्र में एक मंच बनाया गया था, जो एक जलयान है और पानी के भीतर तेल के कुएं खोदने का कार्य करता था। वहाँ पर कार्य चल रहा था, खोदने, तेल का कुएं खोदने के लिए। 80 करोड़ टन तेल का भंडार का अनुमान है। वहाँ पर कितना? 80 करोड़ टन तेल का भंडार का अनुमान है। यहाँ का कच्चा तेल पाइप द्वारा स्थल पर पहुंचाकर परिष्कृत किया जाता। अब वहाँ पर क्या था कि अब यहाँ पर अगर मैप में देखेंगे, अब क्या था कि इधर अरब सागर के तरफ पानी में समुद्र के अंदर मिला था। अब यहाँ पर खुदाई करने के बाद क्या कर रहा था? अब यहाँ से तेल स्थल पर जमीन पर पहुँचाना था, तो यहाँ पाइप के द्वारा जमीन पर पहुँचाया जा रहा था। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इस क्षेत्र में 2004 और 2005 का बात करेंगे तो 22,424 हजार टन तेल का उत्पादन हुआ, जो भारत के कुल उत्पादन 66% है। इस क्षेत्र में दक्षिण एक और तेल क्षेत्र का पता चला, जिसका भंडार मुंबई हाई से भी बड़ा था। इसी क्षेत्र में दक्षिण की तरफ एक और तेल क्षेत्र का पता चला, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट से भी बड़ा था, उससे भी बड़ा था। भारत पेट्रोलियम का उत्पादन क्षेत्र, जहाँ कहाँ से उत्पादन होता है, वहाँ पे इस मैप में दिया हुआ है। जैसे जो यहाँ पर रेड डॉट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये सब उत्पादन क्षेत्र है। तो इधर तो यहाँ तो मुंबई हो गया, ये गुजरात के आसपास हो गया, इधर तो हो गया नागालैंड वगैरह। अब आएंगे 4 नंबर में पूर्वी तट क्षेत्र। पूर्वी तट क्षेत्र किसको बोलेंगे? तो सबसे पहले पूरब की तरफ जाते हैं। तो पूरब वाला इलाका कौन है? ये तट मतलब क्या? समुद्र के किनारे वाला, तो ये सब पार्ट हो गया पूर्वी तट क्षेत्र। इसके बारे में पढ़ते हैं कृष्ण गोदावरी। अब यहाँ पर कुछ नदी का नाम दिया हुआ, कृष्ण गोदावरी कावेरी नदी के बेसिन। ठीक है, दोनों जहाँ मिलता है वहाँ पे मुहाने के समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है। नीरम नम और कोबिल्लपल कावेरी प्रदेश के मुख्य तेल क्षेत्र है। ठीक है, कुछ समय पूर्व गोदावरी कृष्णा क्षेत्र में भी तेल की खोज हो गई। अब गोदावरी कृष्णा जो क्षेत्र है उसमें यहाँ पर भी तेल की खोज हो गई। अब हम लोग बात करेंगे 4 नंबर में बाड़मेर बेसिन। अब बाड़मेर बेसिन एक जगह का नाम है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेसिन के
मंगला तेल क्षेत्र, एक मंगला तेल क्षेत्र है, सितंबर 2009 से उत्पादन वहाँ पे शुरू हो गया, जहाँ प्रतिदिन कितना 56,000 बैरल तेल का उत्पादन हो रहा था। 2012 तक यह क्षेत्र भारत का 20% पेट्रोलियम का उत्पादन करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ करेगा, मतलब आज के डेट में बुक तो पहले का लिखा हुआ है ना, इसीलिए लिखा हुआ है 2012 तक इतना प्रतिशत पेट्रोलियम का उत्पादन करेगा। अब है तेल परिष्करण। तो तेल परिष्करण का मतलब क्या होता है? तेल का शुद्धिकरण, उसको शुद्ध कैसे बनाया जाए? जमीन से निकाला जाता है तो वो क्या होता है? कच्चा तेल होता है, ठीक है। तो उसको परिष्करण करके शुद्ध किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है जो जमीन से कुएं से खोद कर निकाला जाता है क्या होता है? वो अपरिष्कृत होता है, मतलब अशुद्ध होता है, ठीक है। उपयोग के पूर्व उसको क्या करना पड़ेगा? शोधक कारखाने में उसको परिष्कृत किया जाता है, ठीक है, उसको शुद्ध किया जाता है। उसके बाद डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल, स्नेहक पदार्थ, अन्य कई वस्तुएं बनाए जाते हैं। शुद्ध करके ही उसको डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल वगैरह बनाया जाता है। 1901 में भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना खुला। अब इसके लिए एक कारखाना खुला सबसे पहले, कब? 1901 में। तेल को शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहला कारखाना कब खुला? तो 1901 में, ठीक है। कारखाना असम में, कहाँ पे? तो असम में डिगबोर्ड में स्थापित हुआ था। अब 1954 में ईस्वी में दूसरा परिष्करण शाला मुंबई में स्थापित किया गया। दूसरा मुंबई में फिर खुल गया, ठीक है, शुद्धिकरण करने के लिए, मतलब परिष्करण करने के लिए तेल का, उसको शुद्ध बनाने के लिए। बाद में तेल शोधन भारत में काफ़ी विकास किया है। आज के डेट में 18 तेल परिष्करण केंद्र बन गया है। मतलब उसको शुद्धिकरण करने का अगर देखेंगे तो कितना बन गया देश में? पूरा 18 गो बन गया है, ठीक है। अब प्राकृतिक गैस के बारे में बात करते हैं। तो प्राकृतिक गैस हमारे वर्तमान जीवन में बड़ी तेजी से एक महत्वपूर्ण ईंधन बनता जा रहा है। प्राकृतिक गैस जो है वह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण ईंधन बनते जा रहा है। इसका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में मशीन को चलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब इसका हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं? मशीन वगैरह को चलाने के लिए, उद्योग वगैरह बनाते हैं, जो भी कारखाना वगैरह होता है उसमें क्या होता है? मशीन होता है। तो मशीन को चलाने के लिए मतलब प्राकृतिक गैस का उपयोग करते हैं। विद्युत उत्पादन में, जैसे कि विद्युत उत्पादन में, तो विद्युत का उत्पादन करने के लिए, विद्युत मतलब क्या? जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है, खाना पकाने में भी करते हैं, मोटर गाड़ी चलाने में भी किया जाता है, गाड़ी वगैरह जो चलाते हैं उसमें भी क्या होता है? प्राकृतिक गैस का ही यूज करते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस मतलब वही पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल यूज करते हैं ना, तो सब क्या हुआ? चाहे विद्युत बनाने में भी उसका यूज करते हैं। विद्युत बनाने में कैसे यूज करते हैं? हम लोग कोयला जलाकर क्या करते हैं? भाप को, पानी को भाप में कन्वर्ट करते हैं। भाप से क्या होता है? टर्बिन को रोटेट कराते हैं, रोटेट से उससे विद्युत का उत्पादन करते हैं। भारत में प्राकृतिक गैस संचित राशि इतना अरब टन मीटर है। वर्ष इतना में कुल उत्पादन इतना करोड़ घन मीटर था। 2004 से 2005 में 3,082 करोड़ घन मीटर हो गया। मतलब अगर देखेंगे तो 1984 में कितना था? तो 723। यही 2004 में कितना हो गया? 3,082 करोड़ घन मीटर हो गया। प्राय पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र में प्राकृतिक गैस भी मिलते हैं। जो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र से ही क्या होता है? प्राकृतिक गैस भी मिलता है, ठीक है। जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है वहीं से प्राकृतिक गैस भी मिलता है। 1984 में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। मतलब एक प्राधिकरण, गैस प्राधिकरण का स्थापना की अथॉरिटी मतलब बनाया गया था देश के प्राकृतिक जैसे परिवहन करने के लिए, वितरण के लिए, या विपणन 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 मतलब होता है मार्केटिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है, हेतु किया गया था। जो 5,340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन, इसके लिए इतना गैस पाइपलाइन लगाया गया था। देश भर में फैले उपभोक्ता की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए गैस पाइपलाइन लगाया गया था। अब यहाँ पे मैप क्या दिया? भारत के तेल शोधक कारखाने, या कहाँ तेल का
क्या होता है, शुद्धिकरण किया जाता है। तो कारखाने कहाँ कहाँ पे हो दिया हुआ है, यहाँ पे सब ब्लैक कलर से, यहाँ पर बीमा बहुत सारा दिया हुआ है। अब पढ़ेंगे विद्युत शक्ति के बारे में। तो विद्युत शक्ति कहाँ से आता है, ऐसे विद्युत शक्ति होता क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर आता है जिससे हम लोग लाइट चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, वो सब क्या है, विद्युत शक्ति से ही हो पाता है। आजकल बहुत सारा कारखाना, मशीन, मोटर, बहुत सारा चीज़ यूज कर रहे हैं विद्युत शक्ति से, उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो विद्युत शक्ति एक महत्वपूर्ण स्रोत है वर्तमान में, हम लोग को पता ही है, ठीक है, जिससे हम लोग आजकल बहुत, बिना विद्युत शक्ति का हम लोग आजकल कोई काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए सारा चीज़ उसी पर डिपेंड हो गया है। जैसे कि बोरिंग वगैरह होता है, जो हम लोग क्या करते हैं, सिंचाई वगैरह करते हैं, उससे भी विद्युत शक्ति से ही करते हैं। उत्पादन के कोयला, पेट्रोलियम, ये सब उत्पादन, अब विद्युत विद्युत शक्ति तो है, लेकिन ये सब बनता कैसे है, आता कैसे है हम लोग के पास। जो घर में लाइट जलाते हैं तो विद्युत शक्ति से ही जलाते हैं, लेकिन ये आता कहाँ से है? तो ये सब उत्पादन, ये सब कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊष्मा, मतलब कोयला की ऊष्मा से, पेट्रोलियम की ऊष्मा से, प्राकृतिक गैस की ऊष्मा से ये सब प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त भी कुछ आणविक खनिजों का विखंडन, अब आणविक खनिजों का विखंडन से भी किया जाता है। आणविक खनिज किसको बोलते हैं, तो आणविक खनिज क्या होता है कि पदार्थ जिस पर परमाणु, मतलब होता क्या है ना, कोई ऐसा पदार्थ, सबको पदार्थ पता है, एक पद क्या क्या होता है, ऐसा कोई सब्सटेंस, वैसा कोई पदार्थ जिसका परमाणु में ऊर्जा हो, जिसके परमाणु में, अब क्या होता है, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं के मिलकर बना हुआ रहता है, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे परमाणुओं को मिलकर बना हुआ रहता है, उसके अगर परमाणु में ऊर्जा हो, ठीक है, तो उसको विखंडन करके क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा, मतलब उसको ऊर्जा निकाला जाता है विखंडन तोड़ के, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो जैसे ही तोड़ेंगे उसमें से क्या होगा, ऊर्जा निकलेगा, उसी ऊर्जा को उपयोग करके हम लोग विद्युत प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें बढ़ेंगे जल विद्युत। अब जल विद्युत क्या होता है, जल से विद्युत कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। परंपराओं से जल का प्रयोग शक्ति संसाधन के रूप में किया जाता था, शक्ति संसाधन के रूप में किया जा रहा है। प्रारंभ में जल से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया पवन चक्रियों द्वारा की जाती थी, किंतु 20वीं सदी किसको बोलेंगे, 1801 से लेके 1900 को हम लोग क्या बोलते हैं, इतना के बीच का जो भी ईस्वी आएगा उसको हम लोग 20वीं सदी बोलते हैं। सॉरी, 1901 से लेके 2000 तक हम लोग किसको 20वीं सदी बोलेंगे, ठीक है। इसमें सीमेंट, डायमंडों, पोर्टलैंड सीमेंट द्वारा नदियों का बांधने की प्रक्रिया का आविष्कार ने जल विद्युत विकास को तीव्रता बना दी। अब होता क्या है ना, बहुत सारा क्या किया गया कि बांध बनाया गया, ठीक है। बांध बनाने से वहां से क्या हो गया, कुछ से हम लोग का विद्युत उत्पादन होने लगा, ठीक है। अब कुछ कुछ इसमें बुक में नहीं दिया, लेकिन हम यहाँ पर बता दें, होता क्या है ना कि अगर बांध बना देंगे, अब मान लो कि यहाँ कुछ ऊंचाई से पानी गिर रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा फिगर है, ठीक है, यहाँ पर ढलान है, ऐसे यहाँ से पानी आ रहा है, पानी बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा स्पीड, मतलब बहुत ज़्यादा चाल से यहाँ से पानी आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर करते क्या है, एक टर्बाइन लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे घूमने वाला। अब यहाँ पर टर्बाइन लगा देंगे तो इस पानी के तोड़ से क्या होगा, घूमते रहेगा, जैसे जैसे रोटेट होगा, तो रोटेट होने से क्या होता है, टर्बाइन घूमता है, और उसके अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट चुंबक होता है, चुंबक को लगाया जाता है। कभी भी लोहा के कोई भी, मतलब विद्युत का जो सुचालक होता है, अगर उसको एक एक मैग्नेट, एक चुंबक के अंदर घुमाते हैं, तो उससे क्या होता है, विद्युत प्रवाहित होता है, विद्युत ऊर्जा निकलता है, ठीक है, उससे विद्युत ऊर्जा बनता है। तो वही विद्युत ऊर्जा हम लोग बनाते हैं, किसको, पानी के चाल की वजह से, ठीक है। उसी चीज को यहाँ पर दिया हुआ है। जब विद्युत उत्पादन के लिए सदा वाहिनी नदी के प्रचुर जल की राशि, मतलब विद्युत उत्पादन के लिए नदी के जल के राशि का यूज किया जाता है। नदी मार्ग के ढाल, जैसे नदी मार्ग का ढाल भी होना चाहिए, जैसे पानी यहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहिए, तभी जाके यहाँ पर तोड़ क्या होगा, बहुत तेज होगा,
तो स्पीड, पानी का स्पीड ज़्यादा होगा तो टर्बाइन ज़्यादा तेज में घूमेगा, ज़्यादा तेज में घूमेगा तो विद्युत का उत्पादन ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर लिख रहा है, तीव्र वेग मतलब तेजी से घूमे, स्पीड उसका वेग ज़्यादा हो। प्राकृतिक जल पर्याप्त का होना मतलब प्राकृतिक जो जल है, जल भी तो होना चाहिए, ठीक है। अब जहाँ पे बांध बना दिए, जल ही नहीं रहेगा तो कहाँ से हम लोग विद्युत का उत्पादन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। ये ज़्यादातर पर्वतीय एवं हिमानी हिमानीकृत क्षेत्रों में पाया जाता है। इसलिए एक पर्वत पर की होता है तो होता क्या है ना, बड़ा बड़ा पहाड़ के ऊपर से पानी ऐसे ऐसे गिरते रहता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे टर्बिन वगैरह लगा के हम लोग विद्युत का उत्पादन करते हैं। अब आते हैं नीचे की तरफ। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इससे फायदा क्या होता है, सघन औद्योगिक मतलब का कि बहुत सारा, बहुत ज़्यादा, सघन मतलब क्या, बहुत ज़्यादा औद्योगिक उपयोग में लाया जाता है। आजकल जितना भी इंडस्ट्री वगैरह सारा डिपेंड होता है विद्युत के उत्पादन पर ही। वाणिज्यिक विकास मतलब कमर्शियल, मतलब जो कमाने के लिए कोई चीज़ किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं वाणिज्यिक विकास। तो उसके लिए विद्युत का उत्पादन, विद्युत होना जरूरी है। आज़ाद आबाद क्षेत्र जैसे बाजार, पर्याप्त पूंजी, ये सब जगह क्या होता है, विद्युत का जरूरत है। परिवहन के साथ साधन, अब जैसे आज का हम लोग बात करेंगे तो जो रेल ट्रेन होता है वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से ही चलता है। विद्युत ऊर्जा से ही, इलेक्ट्रिसिटी से ही क्या होता है, परिवहन मतलब रेलगाड़ी चलता है। तो ज्ञान एवं ऊर्जा मतलब बहुत सारी जगहों पर इसका यूज किया जाता है। अब आते हैं यहाँ पर दिया भारत में सन 1957 ईस्वी में दार्जिलिंग में प्रथम विद्युत संयंत्र को स्थापित किया गया था। तो प्रथम विद्युत संयंत्र कब स्थापित किया गया था भारत में, 1897 ईस्वी में। कहाँ पे, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में होता है, जो पश्चिमी बंगाल बोलते हैं, ठीक है। अब कर्नाटक में, इसके बाद कहाँ पे आया, तो कर्नाटक। कर्नाटक भी एक राज्य का नाम है। शिवम समुद्र, ठीक है, शिव समुद्र के कावेरी नदी के जल पर्याप्त पर दूरी पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। कहाँ पे, कर्नाटक में। 1930 तक पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश हिमालय में 1930 तक बहुत जगह ये फैल गया, ठीक है। कर्नाटक में, कर्नाटक राज्य में जल विद्युत संयंत्र स्थापित हो चुके थे। 1947 तक भारत में कितना, 508 मेगावाट बिजली का उत्पादन की जाने लगी थी, ठीक है। किससे, विद्युत, जल विद्युत संयंत्र से। इसका पश्चात स्वतंत्र भारत में पंचवर्षीय योजना, मतलब भारत का आज़ादी के बाद क्या होता है, पंचवर्षीय योजना आया था। उसके तहत इस दिशा में सघन प्रयास किए गए कि कितना जल से जितना हो, जल से जितना विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सके हम लोग के लिए फायदेमंद है। इसलिए कि ये क्या होता है, परिवहन, इसको पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो इस पर क्या हुआ, शीघ्र ही विकास हो सके। मानचित्र दिया हुआ है शक्ति केंद्र का, कहाँ कहाँ पे शक्ति केंद्र है, तो हम लोग देख सकते हैं बहुत जगह। यहाँ पे ब्लैक ब्लैक डॉट से दिया हुआ है, ये सब क्या है, शक्ति केंद्र है भारत में। यहाँ पे शक्ति विद्युत उत्पादन होता है। वितरण मुख्य जल विद्युत परियोजना मतलब कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ठीक है। मुख्य जल विद्युत परियोजना, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ टेबल देख लेते हैं। तटीय विद्युत, पहले तटीय क्षेत्र में कितना विद्युत उत्पादन होता है, बिलियन यूनिटन में इतना 467। जल विद्युत इतना, परमाणु विद्युत, परमाणु से विद्युत उत्पादन होता है, कुल इतना उत्पादन होता है। परमाणु से उत्पादन होता है, जल से होता है तापीय विद्युत, मतलब जो ताप के, गर्मी की वजह से जो विद्युत का उत्पादन होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है नदियों का बराज बनाकर ऐसा उपाय करना जिसमें सिंचाई के साथ बिजली उत्पादन करना, मतलब नदियों का एक क्या बना है, बांध बनाकर उससे हम लोग सिंचाई भी कर सकते हैं, बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं, बाढ़ की रोकथाम करना, मिट्टी का कटाव रोकना, बहुत सारा काम कर सकते हैं बांध बनाकर। मछली पालन कर सकते हैं, नहर के निर्माण द्वारा यातायात की सुविधा बढ़ाना और पर्याप्त उद्योग, मतलब एक चीज से बहुत सारा काम ले सकते हैं, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा है। रमणीक स्थानों का निर्माण आदि अनेक लाभ एक
एक समय एक ही समय साथ 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 लिए जा सकते हैं, मतलब एक ही साथ बहुत सारा काम लिए जा सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है एक चीज करने से बहुत सारा फायदा हो, उसी को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना बोलते हैं, या बहुमुखी भी बोलते हैं, या बहुधंधी भी बोलते हैं इसको। भारत में ऐसी प्रमुख मुख्य परियोजना का अध्ययन जल शक्ति के वितरण पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आप जानते हैं इसके बारे में दिया हुआ है, अंततः विद्युत उत्पादन उपयोग के यूनिट में। अब यहाँ बताया गया है कि विद्युत उत्पादन जो होता है उसको यूनिट में मापा जाता है। ठीक है, यूनिट का मतलब, एक यूनिट का मतलब क्या होता है कि 1000 वाट बिजली को 1000 वाट बिजली को 1 घंटा में इस्तेमाल करने को ही एक यूनिट बोलते हैं। मतलब हम लोग 1 घंटा में 1000 अगर वाट बिजली को उपयोग करेंगे घर में, तो उसी को हम लोग 1 यूनिट बिजली बिल हम लोग का होता है। उसके बाद दिया हुआ है पखड़ा नंगन परियोजना। तो इसमें सबसे पहला दिया हुआ कौन, अब यहाँ पर परियोजना आ गया, कहाँ कहाँ से परियोजना बनाया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत क्या कर रहा था, बांध बना के वहाँ पानी को स्टोर किया जा रहा था। तो उससे बहुत सारा फायदा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, जल संसाधन में। तो भाखड़ा नंदन परियोजना कहाँ पे है, सतलज नदी के हिमालय क्षेत्र में विश्व के सर्वोच्च बांधों में से एक भाखड़ा बांध की ऊंचाई कितना है, 225 मीटर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या उठता है कि भाखड़ा नंगल परियोजना कहाँ पे है, सतलज नदी के पास है। ठीक है, सबसे बड़ी परियोजना है, विश्व के लिए सबसे बड़ी परियोजना है। 4 शक्ति गृह बनाए गए हैं, यहाँ पे 4 शक्ति गृह बनाया गया है। ठीक है, एक भाखड़ा में, 2 कहाँ पे, गंगूवाल में, एक है तो कोटला में। ठीक है, तो 3 जगह पे है। ठीक है, जो 4 प्रमुख गृह बनाया गया है, मतलब अलग अलग विद्युत का उत्पादन है। एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक ही नदी से, कौन, सतलज नदी से स्थापित होकर 7 लाख, कितना, 7 लाख किलो विद्युत का उत्पादन कर पंजाब। अभी ये विद्युत का उत्पादन जो करता है, यहाँ पे कहाँ कहाँ इसका यूज होता है उसके बारे में दिया होता है। पंजाब में यूज किया जाता है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में कृषि एवं उद्योगों, कृषि में भी, खेती वगैरह में भी इस विद्युत का यूज किया जाता है। उद्योगों में मतलब इंडस्ट्री वगैरह में भी किया जाता है। क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। ठीक है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। क्रांतिकारी परिवर्तन मतलब कुछ एक नए परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं क्रांतिकारी। औद्योगिक क्रांति हम लोग ऐसे बोलते हैं, हाथ द्वारा बनाएंगे वस्तु, मतलब एक मशीन द्वारा, एक नया टेक्निक से जो बनाते हैं उसे हम लोग क्रांतिकारी परिवर्तन कहते हैं। अब हम लोग दूसरा परियोजना पढ़ेंगे, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, तो सबसे पहले दामोदर घाटी परियोजना कहाँ पे है, दामोदर नदी के भयंकर बाढ़ की झारखंड एवं पश्चिम बंगाल को बचाने के लिए साथ साथ तिलैया मैलत कहाँ पे पहले था, दामोदर नदी के पास है। ठीक है, ये कहा किसको बचाने के लिए, झारखंड और पश्चिम बंगाल को बचाने के साथ साथ तिलैया, मैथन, कोनार एवं पंचेत पहाड़ी में बांध बनाकर इतना मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। कितना, 13,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन इससे किया जाता है। इसका लाभ बिहार, अब इस विद्युत का लाभ कहाँ कहाँ कौन कौन सा राज्य पर होता है, तो बिहार पर होता है, झारखंड पर होता है और पश्चिम बंगाल इसका लाभ उठाता है। इस परियोजना का निगम द्वारा ताप विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। इस परियोजना के द्वारा ताप विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है। ताप विद्युत मतलब होता क्या है कि कोई चीज, मतलब ज्यादा गर्मी, ज्यादा हीट की वजह से जो विद्युत उत्पादन, जो ऊर्जा निकलता है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या कर लेते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ खास नहीं है। अब कोसी परियोजना दिया हुआ है इसमें, तो कोसी परियोजना कहाँ पे, उत्तर बिहार अभिशाप कोसी नदी पर, मतलब एक बहुत बुरा नदी है बिहार के लिए, इसलिए बहुत बार इससे क्या आ जाता है, बाढ़ आ जाता है हम लोग बिहार में। ठीक है, तो ये कोसी नदी के बारे में बात कर रहे हैं। हनुमान नगर नेपाल में बांध बनाकर 20,000 किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, कोसी नदी के किनारे बांध बनाकर कितना वाट, 20,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसका आधी बिजली नेपाल को दे दिया जाता है। आधी बिजली तो नेपाल यूज कर लेता है, आधा कौन, बिहार यूज करता है। ठीक है,
रिहंद परियोजना। अब रिहंद परियोजना कहाँ पे है, तो सोन की सहायक नदी, सोन की सहायक नदी का मतलब क्या होता है, सोन से ही निकला हुआ, जैसे सोन नदी से जा रहा है सीधा। अब इससे क्या होता है, कभी कभी बीच से ऐसे नदी निकला रहता है, इससे लिंक रहता है, तो इसका हम लोग इसका सहायक नदी नाम देते हैं। तो सोन हो गया नदी, इसका सहायक नदी ये हो गया। तो सहायक नदी क्या दिया हुआ है, हिरन, हिरन पर सहायक नदी हिरन पर उत्तर प्रदेश में 334 मीटर लंबी बांध और कृत्रिम झील, कृत्रिम झील अपने से जो बनाया जाता है उसको हम लोग कृत्रिम झील बोलते हैं। एक खुद अपने आप बना हुआ रहता है झील, जो अपने से बनाया जाता है उसको कृत्रिम झील बोलते हैं। गोविंद बल्लभ तंग सागर का निर्माण कर बिजली का उत्पादन यहाँ से किया जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत 30 लाख किलोवाट विद्युत उत्पादन की क्षमता रखता है। ठीक है, यहाँ बिजली का उपयोग रेणुटूड के एल्युमिनियम का उद्योग है, मतलब कारखाना वहाँ पे यूज किया जाता है। चूर्क के सीमेंट का उद्योग में भी इसका यूज किया जाता है। मध्य भारत के रेल मार्गों के विद्युत वितरण तथा हजारों नलकूपों के लिए किया जाता है, मतलब बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ना है हीराकुंड परियोजना। तो हीराकुंड परियोजना कहाँ पे है, सबसे जितना ही परियोजना रहता है ना, सबसे पहले तो एक राज्य पता होना चाहिए, कौन सा राज्य में या कौन सा नदी के किनारे। और ये परियोजना की बात करेंगे तो कौन सा नदी के किनारे वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे कौन सा महानदी, महानदी के किनारे कौन सा हीराकुंड परियोजना है। और कौन सा राज्य में, तो उड़ीसा में है। विश्व के सबसे लंबा बांध है, तो ये भी और इम्पोर्टेंट हो गया। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन है, तो हीराकुंड परियोजना। ठीक है, बनाकर इतना यहाँ से 2.7 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा एवं आसपास के क्षेत्रों में कृषि के लिए, उद्योगों में, मतलब कारखाने वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। अब है चंबल घाटी परियोजना। तो चंबल घाटी परियोजना कहाँ पे है, तो सबसे पहले ये चंबल नदी पर राजस्थान के 3 बांध गांधीनगर, राणा प्रताप सागर और कोटक में स्थापित कर 3 शक्ति गृहों का स्थापना कर 2 लाख मेगावाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले कौन सा, चंबल नदी के पास है, कहाँ पे, राजस्थान में है। ठीक है, ये 3 बांध इससे जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा यहाँ पर नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 2 लाख मेगावाट इसका बिजली उत्पादन होता है। इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश का लाभ होता है। इससे 2 राज्यों का लाभ होता है, राजस्थान को और मध्य प्रदेश को। ठीक है, अब है तुंगभद्रा परियोजना। यह कृष्णा नदी के पास है। किसके पास है, कृष्णा नदी की सहायक नदी, सॉरी कृष्णा नदी में नहीं है, कृष्णा नदी का सहायक नदी। अब सहायक नदी का मतलब समझ में आ गया। कृष्णा नदी का सहायक नदी कौन सा, तुंगभद्रा पर कर्नाटक में, ये कौन सा राज्य में है, तो कर्नाटक में है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। अवस्थित है मतलब स्थित है दक्षिण भारत में सबसे बड़ी। अब ये अगर दक्षिण भारत का बात करेंगे तो ये सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है दक्षिण भारत में, जो कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के सहयोग से तैयार हुआ है। किसके सहयोग से, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के सहयोग से इसको तैयार किया गया है। यहाँ बिजली का उत्पादन कितना होता है, तो 1 लाख किलोवाट यहाँ से बिजली का क्षमता इसका उत्पादन है। ठीक है, सिंचाई के लिए साथ साथ ये ज़्यादातर सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, या उद्योगों में, मतलब इंडस्ट्री वगैरह में इसका यूज किया जाता है। अब आते हैं सरस्वती नदी परियोजना। हम यहाँ पर दिया हुआ सरस्वती नदी परियोजना कहाँ पे है, कर्नाटक में पश्चिम घाट में, कर्नाटक में पश्चिम घाट में सरस्वती नदी के पर है, सरस्वती नदी पर है। जोग प्रताप के पास, यहाँ पर जोग प्रताप जगह का नाम है, उसके पास इतना 2160 मीटर लंबा, इसका लंबाई कितना है, 2160 मीटर लंबा, 62 मीटर ऊंचाई बांध बनाकर बिजली का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। बिजली उत्पादन यहाँ पर कितना होता है, 13 लाख बढ़ाकर 13 लाख किलो वाट का योजना बनाया गया। ठीक है, मतलब इससे लाभदायक कौन कौन सा राज्य है, तो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश का लाभ कौन कौन राज्य लेता है, तो कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ठीक है, अब बात करते हैं ताप शक्ति के बारे में। अभी तक हम लोग जल विद्युत शक्ति के बारे में बात कर रहे थे, और उसका परियोजना मतलब कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है।
अब हम लोग शक्ति के ताप से हम लोग शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं। तो ताप शक्ति संयंत्रों का तापीय विद्युत उत्पादन करने के लिए, अब देखो ताप मतलब क्या है, गर्मी से। तो कोयले को जलाकर उससे जो ताप निकलेगा, ठीक है, उस ताप का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उस ऊर्जा को, उस ऊर्जा को या उस शक्ति को हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। होता क्या है ना कि जितना भी ऊर्जा होता है दुनिया में, जितना ऊर्जा है वो ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होता है। होता क्या है, वो ऊर्जा, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग विद्युत विद्युत ऊर्जा का यूज करके क्या करते हैं, फैन चलाना शुरू करते हैं। तो फैन जैसे चलना शुरू होता है तो वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाए, दो ऊर्जा में कन्वर्ट, विद्युत ऐसा नहीं है तो फैन चलना होता है तो विद्युत खत्म होता है। जैसे अगर हम लोग बैटरी से फैन चलाते हैं तो क्या होता है, बैटरी खत्म हो जाता है। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि बैटरी का ऊर्जा खत्म हो गया। होता क्या है, बैटरी का तो ऊर्जा खत्म हो गया, लेकिन उस बैटरी का ऊर्जा गया कहाँ, तो दो चीज़ों में चला जाता है। एक तो यांत्रिक ऊर्जा, फैन जब चल रहा था तो एक तो यांत्रिक ऊर्जा हो रहा था, तो विद्युत ऊर्जा वहां पे कन्वर्ट हो रहा था यांत्रिक ऊर्जा में, और दूसरा हीट ऊर्जा में, मतलब ताप ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा था, मतलब ताप ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे फैन चलाते हैं तो क्या हो जाता है, फैन हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो क्या होता है, वो ऊर्जा ताप ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है और यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। कभी भी ऊर्जा खत्म नहीं होता है। अब यहाँ पर वैसे ही हम लोग का ताप शक्ति के बारे में बात करें। ताप शक्ति कहाँ से मिलता है, कोयला पेट्रोलियम को जलाकर हम लोग ताप शक्ति को विद्युत शक्ति में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, हम लोग ये सब को हम लोग जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या है, समाप्त होने वाला संसाधन है, ऐसा नहीं है कि हमेशा मिलने वाला है। कोयला पेट्रोलियम हमेशा हम लोग को नहीं मिलेगा। अब यहाँ दिया हुआ भारत के प्रमुख विद्युत गिरी, कहाँ कहाँ पर विद्युत गिरी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना डॉट बिंदु से दिखाया गया है ब्लैक वाला कलर से, ये सब क्या है, भारत के प्रमुख विद्युत गिरी है। अब यहाँ पर दिया हुआ है, अब जो होता क्या है, अगर जल विद्युत, अभी जल विद्युत के बारे में पहले पढ़ रहे थे। जल विद्युत क्या है, उससे प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर ताप ऊर्जा या ताप शक्ति के बारे में बात करें, जब उससे हम लोग विद्युत बनाते हैं, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, प्रदूषित, हम लोग को वातावरण को प्रदूषित करता है। ठीक है, अब यहाँ 1957 से 1958 में ताप विद्युत का उत्पादन कितना, 64,000 मेगावाट हुआ था। 33.6 अरब यूनिट के बराबर होता है। ये इतना मेगावाट कितना यूनिट के बराबर होता है, तो 33.6 अरब यूनिट के बराबर होता है। 2004 में बढ़कर कितना हो गया, से 7,84,921 मेगावाट हो गया। 467 बिलियन यूनिट के बराबर ये होता है, मतलब बहुत बढ़ गया। अब विद्युत निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को एनटीपीसी कहते हैं। इसके द्वारा देश का अधिकतर ताप विद्युत शक्ति उत्पादन का कार्य करता है। मतलब ज़्यादा शक्ति उत्पादन कहाँ से होता है, ताप से ही होता है, ताप विद्युत से ही शक्ति का उत्पादन होता है। अब आते हैं परमाणु शक्ति के बारे में। तो परमाणु शक्ति पहले क्या होता है समझ लेते हैं। जब उच्च अनुभार वाले, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा जिसका मोलिकुलर वेट होता है ज़्यादा, कोई भी ऐसा उच्च अनुभार वाले परमाणु विखंडन होते हैं, मतलब परमाणु जब टूटते हैं, मान लो कोई पदार्थ है, ठीक है, तो कुछ ऐसा पदार्थ होता है जब इसका परमाणु टूटता है, विखंडन होता है, टूटता है, तो ऊर्जा उत्सर्जन होता है, तो इससे ऊर्जा निकलता है। ठीक है, जैसे ये परमाणु इसका टूटेगा तो इससे ऊर्जा निकलेगा। ठीक है, ऊर्जा, अब कौन कौन सा ये ऐसा आणविक खनिज होता है जिसका परमाणु टूटता है तो ऊर्जा निकलता है, तो उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इल्मेनाइट, वेनेडियम, एंटीमनी, ग्रेफाइट, यूरियम, मोनाजाइट आदि आणविक खनिज है। अब यही सब जो है, इसी सब क्या होता है, इसका विखंडन होता है, इसका जो परमाणु रहता है टूटता है, टूटने से क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। यही ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। भारत में मोनाजाइट केरल राज्य में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, मतलब ये मोनाजाइट एक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भारत में,
अतिरिक्त तमिलनाडु में ही पाया जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा केरल में ही पाया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है, उड़ीसा में भी, आदि तटीय क्षेत्रों में भी प्राप्त किए जाते हैं। अब ये मेगानाइट मोनाजाइट से, ठीक है। अब है यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का कच्चा माल है, जो विभिन्न प्रकार के प्राचीन शैलों से प्राप्त किया जाता है। बहुत सारा अलग अलग शैलों या चट्टानों, शैल या चट्टान एक ही होता है, शैलों या चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। चिमलैंड मुख्य है, जिसमें 50 से 80% तक यूरेनियम पाया जाता है। इसमें सबसे पिचमलैंड मुख्य है, जो कि इससे कितना 50 से 80% यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार झारखंड में मौजूद है। यूरेनियम हम लोग यूरेनियम का क्या, यूरेनियम क्या है, यूरेनियम का जो परमाणु होता है उसका विखंडन होने से बहुत ज़्यादा ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होता है। उस ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कहाँ पे है, तो यूरेनियम कहाँ पे मिलता है, तो झारखंड में। झारखंड में कहा, जादूगोड़ा में, ठीक है। अब 97 किलोमीटर लंबी पट्टी में फैला हुआ है, कितना, 97 मीटर लंबी पट्टी में फैला हुआ है। मेघालय में भी पाया जाता है, मेघालय भी एक राज्य है, तो मेघालय में कहा है जैतिया पहाड़ी में, ठीक है, पर्याप्त भंडार है यूरेनियम का, ठीक है। आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम पाया जाता है। इल्मेनाइट का भंडार, अब एक इल्मेनाइट के बारे में भी देखे थे। इल्मेनाइट का भंडार कहाँ पे पाया जाता है, केरल में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र में स्थित है। ये खनिज का समुद्री तट बालू में पाए जाते हैं। समुद्री तट मतलब क्या, जो समुद्र किनारे के पास का जगह होता है। वेनेडियम झारखंड, एक वेनेडियम भी है, तो वेनेडियम कहाँ पे पाया जाता है, झारखंड में, उड़ीसा में मिलता है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। भारत में 1955 में प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थित स्थापित किया गया था। सबसे पहले आणविक रिएक्टर मुंबई में, तारापुर में, भारत में कब लाया गया था, तो 1955 में, ठीक है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उद्योग एवं कृषि के बिजली देना, उद्योग में और कृषि को बिजली उत्पादन करना। अभी तक कितना, 6 परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया। अभी तक 6 परमाणु विद्युत गृह ही बना हुआ है भारत में। 6 का नाम दिया हुआ है। सबसे पहला क्या है, तारापुर परमाणु विद्युत गृह। अब जैसे ये नाम आता है ना, नाम से पहले सबसे पहला क्या चीज करना रहता है, सबसे पहले तो ये बताना रहता है कि ये कौन सा जगह पे है। एशिया का सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो गया कि ये क्या है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। यहाँ जल उबालने वाली 2 परमाणु, अब इससे क्या किया जाता है, इससे जल उबाला जाता है। इसका जो ताप निकलता है, ठीक है, इसके ताप से जल को, मतलब जो भी इसका जो ऊर्जा निकलता है परमाणु को टूटने से, उसके ताप से क्या किया जाता है, जल को गर्म किया जाता है। भट्टिया, इसमें प्रत्येक उत्पादन की क्षमता कितना होता है, 200 मेगावाट से अधिक है। यूरेनियम का स्थान पर थोरियम थ्योरियम से प्लूटोनियम बनाकर विद्युत उत्पादन किए जा रहे हैं। अब देखो, थ्योरियम से विद्युत उत्पादन किए जा रहे हैं, इसलिए थ्योरियम क्या हो जाता है कि आसानी से मिल जाता है यूरेनियम के स्थान पर, इसलिए यूरेनियम का यूज नहीं करके थ्योरियम का यूज किया जाता है। इसका भंडार काफी समृद्ध है हमारे देश में। अब आते हैं राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गिरी। तो राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गिरी क्या है, तो ये भी एक विद्युत गिरी है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, ये राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान कोटा में स्थापित है ये, ठीक है। किसके, चंबल नदी के किनारे। अब यहाँ पर 2 चीज इंपॉर्टेंट हो गए, कौन सा जगह, तो राजस्थान में। कौन सा नदी के किनारे, तो चंबल नदी के किनारे, ठीक है। बिजली घर कनाडा के से। अभी ये किसके सहयोग से बनाया गया था, ये भी एक इम्पोर्टेंट हो गया। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गिरी किसके सहयोग से, किसके सहायता से बनाया गया था, तो कनाडा एक कंट्री का नाम है जिसके सहयोग से बनाया गया था। अब इस विद्युत का क्षमता कितना है, तो 100 मेगावाट इसका क्षमता है। फिलहाल ये 235 मेगावाट 2 नई इकाइयों पर भी शुरुआत कर दी गई है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात हो जाता है जिसको हम लोग को याद करना जरूरी है। ये सब ऐसा है कि 2-3 बार पढ़ने के बाद ही याद होगा, ऐसा नहीं है कि एक बार पढ़े हम और सारा चीज हमको याद हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। अब आते हैं कलपक्कम कलपक्कम परमाणु विद्युत गिरी। ये कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में सबसे पहला
चीज। स्वदेशी प्रयास मतलब ये देशों के लोगों के प्रयास से ही बना हुआ है, इसमें कोई विदेशी का हाथ नहीं है। यहाँ पर कितना 335 मेगावाट बिजली मिलता है। दो रिएक्टर क्रमशः एक 1983 एक 1985 में कार्य शुरू कर दिया गया था इस पर, ठीक है। अब है 4 नंबर में नरौरा परमाणु विद्युत गिरी। नरौरा परमाणु विद्युत गिरी कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे पहला चीज बुलंदशहर के पास, उत्तर प्रदेश में कहा तो बुलंदशहर के पास। यह कितना विद्युत देता है? 235 मेगावाट की क्षमता रखता है, ठीक है। दो रिएक्टर है इसका, 2 रिएक्टर है। ककरा पारा परमाणु विद्युत गिरी ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। किस समुद्र के किनारे स्थित है? समुद्र के किनारे स्थित है ये नहीं दिया है किस समुद्र के किनारे, सिर्फ कहाँ है? गुजरात राज्य में। इसको याद रखना है। परमाणु विद्युत गिरी ये 1952 में विद्युत उत्पादन प्रारंभ हुआ था। ये कब आरंभ हुआ था? तो 1992 में। अब 6 नंबर पे है कैगा। कैगा परमाणु विद्युत गिरी ये कहाँ है? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। कौन सा जिला में है? तो जागवाड़ जिला में। तो इसको भी याद रखना है। कुंडन कुलम परमाणु विद्युत गिरी, अब ये कहाँ पे है? कुंडन कुलम परमाणु विद्युत गिरी। परमाणु विद्युत गिरी का निर्माण रूस की सहायता से हुआ था। ये इसका निर्माण ये बना किसके सहायता से? तो रूस एक कंट्री है जिसके सहायता से ये बना था। तमिलनाडु, ये कहाँ पे बना था? तमिलनाडु में बना था, ठीक है। तुतीकोरिन बंदरगाह निकट बना था, ठीक है, उसके पास में बना था। अभी तक निर्माणाधीन है, मतलब पूरी तरह से इसका निर्माण नहीं है। वर्ष 2010 में मध्य तक उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है। यहाँ पर दे रखा है 2010 तक उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है। तो हम लोग ये बुक कब का छपा हुआ है? 2010 के पहले का बुक छपा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है 2010 तक मतलब उत्पादन प्रारंभ होने की संभावना है। अब हम लोग परंपरागत शक्ति का स्रोत पढ़ लिए। अब गैर पारंपरिक शक्ति का स्रोत पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसके बारे में पढ़े थे कि ये क्या होता है। ये स्रोत खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है उसको हम लोग देख लेते हैं। हम लोग अधिक दिनों तक पारंपरिक शक्ति का साधनों पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि वो समाप्त हो जाने वाला है। गैर पारंपरिक शक्तियों के संसाधनों का ऊर्जा विकास हेतु अधिक आवश्यकता है, ठीक है। गैर पारंपरिक स्रोतों में बायोगैस, अब इसमें कौन कौन सा आता है? तो बायोगैस आता है, सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैव ऊर्जा महत्वपूर्ण है, ये सब आता है, ठीक है। अब इसको एक एक करके पढ़ेंगे। ये क्या? ऊर्जा नवीकरणीय और गैर पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करके प्रौद्योगिकी विकसित कर ली है, मतलब टेक्नोलॉजी विकसित किया गया है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत सौरता प्रदूषण मुक्त होता है, मतलब ये क्या होता है? इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो सौर ऊर्जा होता क्या है? जैसे होता क्या है, जो सूर्य के प्रकाश आता है, सूर्य के जो किरण आता है, उसको क्या किया जाता है? उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है इलेक्ट्रिक विद्युत ऊर्जा में। यहाँ पर लिखा हुआ है फोटो वोल्टाइक सेलो। तो ये फोटो वोल्टाइक सेलो में विपाशित सूर्य की किरणों को ऊर्जा के परिवर्तित किया जाता है, उसके ऊर्जा को परिवर्तित कर दिया जाता है। सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह कम लागत वाला, पर्यावरण के अनुकूल तथा निर्माण में आसान होने के कारण अन्य ऊर्जा के स्रोतों की अपेक्षा ज़्यादा लाभदायक होता है। इसलिए कि क्या है, इसमें खर्च ज़्यादा नहीं है, एक बार लगा दिए तो बस अपने आप काम कर रहा है, धूप में रख दिए। सोलर सिस्टम जो यूज करते हैं हम लोग, उसी का इसमें दे रखा है। यह सामान्य हीटर वगैरह भी चलाने के लिए यूज करते हैं, कूलर, प्रकाश आदि, मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज़ के लिए यूज करते हैं। प्रकाश लाइट वगैरह यूज करने के लिए उपकरणों में अधिक उपयोग में की जाती है। भारत के पश्चिमी
भागों में गुजरात राजस्थान में सौर ऊर्जा का अधिक संभावनाएं हैं। यहाँ पर गुजरात और राजस्थान में ज़्यादा संभावना क्यों है, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाता है, धूप, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है, धूप ज़्यादा तेज लगता है, इसलिए वहाँ पे सौर ऊर्जा का प्रयोग ज़्यादा होता है। उसके बाद है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा क्या होता है, देखो सबसे पहले यहाँ पे फिगर डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, बहुत ऊंचाई पर एक ऐसा पंखा लगा हुआ है, ये बहुत जमीन के बहुत ऊंचाई पर ऐसा पंखा लगा हुआ है। अब ये क्या होता है, हवा की वजह से क्या होता है, घूमते रहता है। अब ये जब घूमेगा, तो जब ये घूमेगा तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि मैग्नेट चुंबक लगा दिया जाता है। चुंबक में कोई भी टर्बिन वगैरह को घुमाएगा जाएगा तो क्या होगा, विद्युत का उत्पादन होगा। इससे क्या किया जाता है कि हवा में अपने आप घूमते रहेगा तो क्या होगा, अपने आप यहाँ से विद्युत उत्पादन होते रहेगा। हम लोग कुछ इसमें नहीं करना पड़ेगा, बहुत आसान स्रोत है विद्युत उत्पादन का। तो यही क्या है, भारत में विश्व का 12 पवन ऊर्जा उत्पादन देश है। सबसे 12 कौन देश है, तो भारत में कौन है, तो भारत है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर ऊपर में लिखा हुआ है विद्युत उत्पादन। अब ये कहाँ पे ज़्यादातर किया जाता है, अति स्थानीय पवनों, स्थलीय एवं समुद्री समीरों के भी विद्युत उत्पादन का प्रयोग किया जाता है। मतलब समुद्र के पास वगैरह ज़्यादातर ये हो जाते हैं, होता है। ठीक है, जहाँ पे हवा तेज चलता है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा विकास के लिए बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा योजना तैयार की गई है। मतलब एक बहुत बड़ा योजना तैयार किया गया है। 300 वायु चलित टर्बाइनों की विशेषताएं सागर तटीय क्षेत्रों में 12 अनुकूल स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, 300 वायु चलित मतलब 300 लगाया जाएगा। ठीक है, इसमें सागर कहाँ पे, तो सागर तटीय क्षेत्रों में 12 अनुकूलित स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे। देश में पवन ऊर्जा के संभावित उत्पादन क्षमता कितना माना जाता है, 50,000 मेगावाट माना जाता है। ठीक है, मार्च 2006 में 5,340 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जा चुका है। अब कब का बात कर रहे हैं, मार्च 2006 में। अभी ये कहाँ कौन कौन सा राज्य में लगा हुआ है, तो तमिलनाडु में, ठीक है, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक के अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान है। मतलब वहाँ पे अनुकूल परिस्थिति है कि वहाँ पर लगाया जा सकता है, वहाँ पे हवा तेज चलता है। ठीक है, जिसकी वजह से टरबाइन को घुमा सकते हैं। लंबा पवन चक्र संयंत्र एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। यहाँ पर लिखा हुआ गुजरात के कच्छ में, गुजरात में सबसे लंबा पवन चक्र लगाया गया जो कि एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। दूसरा बड़ा संयंत्र तमिलनाडु में है। ठीक है, जो तूतीकोरिन में स्थित है, तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थित है। तो पवन ऊर्जा के बारे में समझ में आ गया कि उससे हम लोग कैसे विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। ठीक है, अब है ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। अब ज्वारीय और तरंग ऊर्जा क्या होता है, तो जो समुद्र के किनारे पर, समुद्र के तटीय पर जो गया होगा उसको पता होगा कि समुद्र के तट पे जाते हैं तो बार बार समुद्र, जैसे मान लो कि समुद्र का पानी है, ठीक है, ये पानी क्या होता है, बार बार ऊपर नीचे करता है, ऐसे ऐसे हमेशा बार बार किनारे पर आते रहता है पानी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा। ठीक है, जो कि बार बार ऊपर नीचे कर करके आते रहता है, ऐसे कर करके बहुत तेज में। ठीक है, इसका स्पीड भी बहुत तेज होता है। यहाँ किनारे पर खड़े रहेंगे तो लगेगा कि फेंक देगा ना, बहुत तेजी से आता है। तो इसका यूज करके क्या किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टर्बिन को लगा देंगे। टर्बाइन, जैसे यहाँ पर टर्बाइन लगाएंगे तो क्या होगा, इसके ज्वारीय तरंग ऊर्जा की वजह से क्या होगा, इसको टर्बाइन को घुमाएगा, टर्बाइन घूमेगा तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा यहाँ से उत्पादन होगा। अब यहाँ पर दे रखा है कि 8,000 से 9,000 मेगावाट संभवतः ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा से मिलता है। ठीक है, 7,000 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके कक्ष खाड़ी 1,000 मेगावाट, सुंदरवन मतलब कक्ष खाड़ी में कितना, इतना मिलता है। सुंदरवन के पास कितना, इतना मेगावाट, 100 मेगावाट स्थान है। ठीक है, मतलब इतना यहाँ पर बिजली उत्पादन होता है। अब है भूतापीय ऊर्जा। अब भूतापीय ऊर्जा क्या होता है, यह ऊर्जा के पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त किए जाते हैं। जहाँ पे जिस पृथ्वी पर जहाँ पर उच्च ताप होता है वहाँ से प्राप्त किया जाता है। जब भूगर्भ से मैग्मा निकलता है, हम लोग पढ़े हैं, जमीन के अंदर से क्या होता है, मैग्मा निकलता है, मतलब जमीन को फाड़ के क्या निकलता है, एक आग के गोले की तरह
निकलता है, ठीक है, जो कि चट्टान वगैरह होता है, आग के गोले की तरह चट्टान निकलता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ताप रहता है, ठीक है। तो उससे हम लोग उस ताप से हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ गीजर कूप, एक गीजर जो होता है ना, जो गर्म बनाने में मदद करता है, उसी का उपयोग करके गर्म जल तथा उससे क्या करते हैं, गर्म जल कर लेते हैं, पानी को क्या करते हैं उससे गर्म बना लेते हैं। अब पानी गर्म होगा तो पानी गर्म होगा, उससे भाप निकलेगा। अब भाप से क्या होगा, टरबाइन को रोटेट करेंगे, अगर टरबाइन रोटेट होगा तो क्या होगा, विद्युत ऊर्जा उत्पादन होगा। ये कहाँ पे पाया जाता था, हिमाचल प्रदेश, मणिकरण, भू भूतापीय ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है, जहाँ दूसरे लद्दाख दुर्गा घाटी में स्थित है। मतलब एक तो है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा लद्दाख में। अब बायो एवं जय ऊर्जा, अब ये क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। बायोगैस एवं जैव ऊर्जा, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अपशिष्ट, जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, गांव वगैरह होता है, वहाँ कृषि का अपशिष्ट होता है, कृषि जो हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, जितना भी फालतू वाला चीज बच जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग अपशिष्ट बोलते हैं, ठीक है। पशु और मानव जनित का अपशिष्ट, जैसे पशु वगैरह मानव जनित का अपशिष्ट भी होता है, ठीक है। जो गोबर वगैरह हो गया, वो क्या हो गया, पशु का अपशिष्ट हो गया। घरेलू उपयोग में बायोगैस का उत्पन्न की जाती है, ठीक है, घरेलू उपयोग में उसका बायोगैस का उत्पन्न किया जाता है। अब ये सबसे क्या होता है कि बायोगैस बनता है, इसी बायोगैस का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का भी उत्पादन कर लेते हैं। जैविक पदार्थों का अपघटन से, जो जैविक पदार्थ मतलब क्या, जितना भी सजीव पदार्थ होता है उसके अपघटन मतलब क्या, छोटे छोटे सब सड़ गल जाता है, ठीक है, तो गैस उत्पन्न होता है। सब जैसे सड़ता गलता है तो उसमें से क्या बनता है, गैस बनता है, ठीक है। जो कि हम लोग देखते होंगे बहुत कहीं कहीं चीज सड़ा गला रहता है, उसको थोड़ा सा उखाड़ा जाता है। जैसे मान लो कि अपने गांव देहात का बात करेंगे तो ये क्या होता है, घर से जो जितना कुछ जितना भी कचरा चीज होता है क्या कहीं पर फेंकते हैं, और जब उसको साफ लोग करते हैं तो वहां से क्या होता है, बहुत भाप की तरह निकलता है, ठीक है। तो क्या होता है, गैस बन के निकलता है। तो कोई भी चीज जब अवघटित हो जाता है, सड़ गल जाता है, तो उससे क्या होता है, एक भाप गैस उत्पन्न होता है, ठीक है। पशु के गोबर गैस तैयार करने वाले संयंत्र को गोबर गैस, जो पशु के गोबर से जो संयंत्र होता है गैस, उसको हम लोग गोबर गैस प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इससे किसानों का ऊर्जा तथा उर्वरक की प्राप्ति होती है, किसान को इससे आसानी से ऊर्जा मिल जाता है और उर्वरक का भी प्राप्ति होता है। उर्वरक मतलब क्या, खाद का काम करता है, जो सड़ गल जाता है, जैविक चीज जो भी सड़ता गलता है वो क्या करता है, एक उर्वरक का काम करता है। जैविक पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जैविक ऊर्जा कहलाता है। जैविक पदार्थ से जो भी ऊर्जा प्राप्त होता है उसको हम लोग जैविक ऊर्जा कहते हैं। कृषि अवशेष, कृषि का अवशेष, नगर पालिका, औद्योगिक एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ जैविक पदार्थों का उदाहरण है। ये सब क्या है, नगर पालिका, औद्योगिक का एवं अन्य अपशिष्ट, जितना भी उसका सब फालतू वाला पदार्थ जो बच जाता है वो सब क्या हो जाता है, अपशिष्ट पदार्थ में आ जाता है। उसी का उदाहरण जैविक पदार्थों का उदाहरण है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इससे क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा, खाना पकाने के लिए गैस ऊर्जा का परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। इससे कूड़ा करकट का सफाया भी हो जाएगा, परिवर्तन प्रदूषित जैसी समस्या भी हल हो जाएगी। अब ऐसे इसको फ्री छोड़ देंगे तो क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा कि पर्यावरण क्या होगा, प्रदूषित होगा। और उसी गैस को हम लोग किसी और ऊर्जा में बदल लेते हैं तो क्या होगा, प्रदूषण भी नहीं होगा। सिंपल है। कचरा ऊर्जा को बदलने के लिए एक परियोजना दिल्ली में ओखला के रूप में, इसको ओखला के रूप में यूज किया गया है, शुरू किया गया है, ठीक है, दिल्ली में। अब विद्युत संसाधन का संरक्षण, इसको बचाए कैसे, ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास बहुत मात्रा में अवेलेबल है, इसको बचाना भी जरूरी है। तो इसको हम लोग कैसे बचाएं, तो सबसे ये भी एक बड़ा समस्या है। तो इसको बचाने का सबसे पहला उपाय क्या है, ऊर्जा के उपयोग में मृत व्यय मृत्यु ठीक है, मृत्यु ठीक है, मृत्यु। तो ऊर्जा के प्रयोग में मृत्यु, अब व्ययिता मतलब मृत्यु मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कम खर्च। ये बोल रहा है कि हम लोग कोई भी ऊर्जा को जितना चाहे उतना कम खर्च कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग मोटर गाड़ी का निर्माण में हम लोग जो खर्च करते हैं, कि बिजली वगैरह में जो खर्च करते हैं, मान लो कि जहाँ पे जितना बिजली का जरूरत है उतना फालतू में हम लोग लाइट जला कर ना छोड़े, जितना हम लोग को जरूरत है उतना ही यूज करें।
कुछ भी फालतू में यूज नहीं करें। मान लो कि होता क्या है कि बहुत बड़े बड़े घर, धनी मनी के जो घर के लोग रहते हैं अलग से 4 व्हीलर रख ले रहते हैं, ठीक है। अब सिंगल जाएंगे 4 व्हीलर लेके जाएंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगा। अगर सिंगल जा रहे हैं तो बाइक से भी जा सकते हैं, ठीक है। चाहे 2 लोग हैं तो बाइक से जा सकते हैं। अब लोग क्या करते हैं, 2 2 बाइक रख के रहते हैं, तो एक बाइक से एक आदमी जाएगा, फिर एक बाइक से एक आदमी बाहर जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही बाइक से जाएंगे। तो ये सब क्या है, इससे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा, सॉरी, जितना भी पेट्रोलियम ऊर्जा का खर्च ज़्यादा होता है इससे। तो जितना इससे क्या कर सकते हैं, ऊर्जा का हम लोग बचत कर सकते हैं जितना चाहें। दूसरा लिखा हुआ है ऊर्जा के नवीय क्षेत्रों में खोज। मतलब क्या करें कि नया नया खोज निकाले ऊर्जा का, ठीक है, कि और कहाँ कहाँ से हम लोग ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका भी खोज अलग से निकालना जरूरी है, जो कि 1970 के बाद काफ़ी तेजी से खोजा गया है नया नया चीज़, ठीक है, नया नया ऊर्जा का स्रोत खोजा गया है। जैसे कि यहाँ पर कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, मतलब इसमें क्या हुआ कि पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और कहाँ कहाँ मिल सकता है उसका हम लोग खोज किए हुए हैं और आगे भी ढूंढ रहे हैं। ऊर्जा नवीन वैकल्पिक साधनों का उपयोग। अब नवीन विकल्पिक साधन मतलब, विकल्पिक साधन मतलब क्या होता है कि उसके जगह पर कोई दूसरा चीज़ यूज करे। जैसे कि यहाँ पे क्या हम बताना चाहते हैं कि आजकल जो गाड़ी चलता है, ठीक है, वो क्या होता है, डीजल पे चलता है। डीजल पे चलता है, आज जो गाड़ी चलता है डीजल पे चलता है। लेकिन बहुत आजकल क्या आ गया है, जो बैटरी पर गाड़ी चलने वाला आ गया है, ठीक है, बैटरी पर गाड़ी चलने वाला आ गया है। तो आज के डेट में बैटरी पर जब गाड़ी चलने लगेगा तो क्या होगा, पेट्रोल डीजल का खर्चा बच जाएगा। तो उसकी ये क्या हो गया कि वैकल्पिक चीज़ मिल गया हम लोग को, ठीक है। और वैसे ही हम लोग विद्युत विद्युत का उत्पादन क्या करते हैं, कोयला वगैरह से जला कर करते हैं, पेट्रोलियम वगैरह से जला कर करते हैं। अगर विद्युत का उत्पादन हम लोग सोलर सिस्टम से करना शुरू कर दे तो उससे क्या होगा, एक वैकल्पिक साधन हो गया यूज करने का। तो ये सब क्या है, वैकल्पिक साधन है। अब उसके बाद दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अब इसको मतलब संरक्षण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बहुत सारा बना हुआ है, ठीक है। ऊर्जा संकट को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। विश्व में सभी राष्ट्र आपसी भेदभाव को भूलकर, मतलब जो भी भेदभाव है, बहुत राष्ट्र क्या करता है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से भेदभाव करता है, ठीक है, उसको भूलकर आम सहमति नीति निर्धारण करें, नहीं तो आने वाले दिनों में एक विश्व के दुखदायी सिद्ध हो जाएगा। मतलब एक दुखदायी बोला जाएगा विश्व के लिए अगर कोई इस पर हम लोग काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए कुछ काम भी हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये भी एक विश्व का ही संस्था है, ठीक है। बहुत सारा संस्था बना हुआ है, विश्व व्यापक संगठन, ये भी एक विश्व का, दक्षिण एशियाई 8 देशों का संगठन, बहुत सारा संस्था बना हुआ है जो इस पर काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चैप्टर समाप्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।